क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड है ऑडिटर के लिए अकॉर्डिंग टू डिस्की। डिस्की क्या बोलते हैं कि ऑडिटर टैक्ट होना चाहिए, कॉशन होना चाहिए, फॉर्मनेस होना चाहिए, गुड टेम्पर का होना चाहिए, इंटीग्रिटी, डिस्क्रेशंस, इंडस्ट्री, जजमेंट, पेशेंस, क्लियर हेडेडनेस एंड द रिलायबिलिटी। इन शॉर्ट बोला जाए तो सारे पर्सनल क्वालिटीज़ जो बना दे गुड बिजनेसमैन को, कंट्रीब्यूट करे गुड बिजनेसमैन के अंदर और बना दे उसको गुड ऑडिटर। साइन ऑफ द कल्चर होना चाहिए ताकि अटेन कर पाए ग्रेट हाइट्स। हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए, इंटीग्रिटी बैकएंड होना चाहिए, एडिक्वेट इंडिपेंडेंसी होना चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स। इंटीग्रिटी कोड ऑफ एथिक्स में क्या क्या आता है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, ये सब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ये सब उसके अंदर होने चाहिए। नॉलेज एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ, नॉलेज ऑफ द लॉ होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए टैक्सेशन के अंदर। एजुकेशन के सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, जनरल मैनेजमेंट, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ, कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। प्रैक्टिकल एंड थियोरिटिकल एजुकेशन दोनों ज़रूरी है अंडरटेक करने के लिए कोई भी ऑडिट असाइनमेंट। इक्विप्ड सिर्फ नहीं होना चाहिए सफिशिएंट नॉलेज से, बल्कि बिजनेस कैसे कंडक्ट किया जाता है वो उसको भी उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्पेशल फीचर्स पिक्यूलर टू द पर्टिकुलर बिजनेस जहाँ पर अकाउंट अनऑडिटेड हैं वो भी उसको जान होनी चाहिए। होल्ड करना चाहिए पोजीशंस ऑफ द ट्रस्ट, बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज़, टेक्निकल अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। होल्ड करना चाहिए पोजीशंस ऑफ द ट्रस्ट, मतलब लोगों का ट्रस्ट उसके अंदर होना चाहिए, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करने चाहिए। बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल्स भी होना चाहिए, बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशंस भी उसकी हुई होनी चाहिए। कॉल किया जाना चाहिए, जब भी उसको कॉल किया जाए क्रिटिकली रिव्यू करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो उसकी नॉलेज कैसी होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज जैसी होनी चाहिए जब वो ये रिव्यू कर रहा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। एग्जॉस्टिव नॉलेज होनी चाहिए अकाउंट्स की, सारे ब्रांचेस की, जिसको हम लोग बोलते हैं सीन क्यू नन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग। उसको नॉलेज होनी चाहिए थरली सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स की। लॉर्ड जस्टिस लिंडले जजमेंट जब दे रहे थे फेमस लंदन एंड जनरल बैंक केस का, तब उन्होंने बोला था कि ऑडिटर्स जो है वो ऑनेस्ट होना चाहिए। वो 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 सर्टिफाइड नहीं करना चाहिए जब भी उसको ऐसा लगे कि चीज़ें ट्रू नहीं है। जब भी उसको ऐसा लगे कि चीज़ें ट्रू नहीं है, मस्ट टेक द रीज़नेबल केयर रखनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए जब भी उसको ऐसा लगे कि जो चीज़ें हैं वो ट्रू हैं, तभी उसको सर्टिफाइड करना चाहिए इस चीज़ों को। एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल, फर्म की सिस्टम क्वालिटी कंट्रोल के अंदर इंक्लूड किया जाता है पॉलिसी प्रोसीजर जो एड्रेस करेंगे हर एलिमेंट्स को। लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट्स, ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इसका नाम है। एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ओवरऑल क्वालिटी हर ऑडिट की। एम्फोसाइज किया जाता है इसके अंदर कि इम्पोर्टेंस क्वालिटी ऑडिट क्या क्या है, परफॉर्म करना है, वर्क कंप्लाइज करना है विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हुए परफॉर्म करना है, वर्क को कंप्लाई करना है, फर्म्स की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर्स को इश्यू करना है, ऑडिट रिपोर्ट्स को अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस के अंदर। एंगेजमेंट टीम के पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कंसर्न करे, रेस, कोई भी फियर ऑफ रिप्रेजल्स नहीं होना चाहिए उनके अंदर जब वो रेस करे कंसर्न। फैक्ट दैट क्वालिटी जो है वो एसेंशियल है जब परफॉर्म किया जाता है ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है, पार्टनर्स या तो अदर पर्सन से द फर्म जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिट एंगेजमेंट की परफॉर्मेंस की। ऑडिटर्स जो है वो रिपोर्ट करता है इश्यू, जब भी ऑडिटर्स जो है वो रिपोर्ट करता है इश्यू ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। इसमें रिक्वायर्ड किया जाता है कि उसके पास अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होनी चाहिए प्रोफेशनल लीगल एंड रेगुलेटरी बॉडी की। एथिकल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू एन ऑडिट ऑफ एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर कंप्लाई करना चाहिए रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है इंडिपेंडेंसी रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट एंगेजमेंट,
एथिकल रिक्वायरमेंट ऑर्डिनरीली कंप्राइज क्या करता है? कोड ऑफ द एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स IESBA कोड ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए पहले हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एथिक्स क्या होता है। तो प्रिंसिपल जो कंडक्ट किए जाते हैं, गवर्न किए जाते हैं इंडिविजुअल या तो ग्रुप को, प्रोफेशंस के अंदर क्या आता है? लॉ एंड मेडिसिन्स के भी अपने खुद के एथिकल कोड्स हैं। वैसे ही ऑडिटिंग प्रोफेशंस के भी हैं। इन प्रोफेशंस ऑफ एन ऑडिटिंग इम्पोर्टेंस ऑफ एन एथिक्स जो है वो जुड़ा हुआ है, मैनी फोल्ड है। IESBA कोड एस्टैब्लिश करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। ऑडिटर्स जो है उसको ऑडिटर्स जब कंडक्ट करता है ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो उसको ये फॉलो करना पड़ते हैं। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमको ब्रॉडली मीनिंग एंड इंटेंशन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, वो हमको नीचे दिए गए। इंटीग्रिटी में क्या होता है? तो ऑडिटर को रिक्वायर्ड किया जाता है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ऑनेस्ट हो, सारे उसके प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर फेयर डीलिंग करना चाहिए, ट्रूथफुलनेस होना चाहिए। मतलब कि कोई के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए जब रिपोर्ट, रिटर्न्स, कम्युनिकेट या तो अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो बिलीव्स करे कि मटेरियली फॉल्स या तो मिसलीड स्टेटमेंट है, मतलब मिसलीड या मटेरियली फॉल्स स्टेटमेंट है और उसको पता है, तो वो उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, एसोसिएट नहीं होना चाहिए। कंटेन करता है स्टेटमेंट या तो इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोवाइड की गई है रेक्लेसली या तो ओमिट की गई है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि उस ओमिट की वजह से है जो कि मिसलीड करेगा। ऑब्जेक्टिविटी के अंदर क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ द ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्ड करता है ऑडिटर को कि वो कंप्राइज नहीं करना चाहिए प्रोफेशनल जजमेंट को, बिकॉज किस वजह से? बायस्ड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट या तो अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर से। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड द ड्यू केयर के अंदर क्या आएगा? रिक्वायर्ड करता है ऑडिटर को कि वो मेंटेन करे प्रोफेशनल नॉलेज स्किल्स एट द लेवल रिक्वायर्ड, जो लेवल पे उसको ये करना है उस लेवल तक, ताकि वो रेंडर्ड कर सके कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस जो बेस करती है टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लेजिस्लेशंस टू एक्ट डिलिजेंटली अकॉर्डिंगली विद द टेक्निकल एंड द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कि वो एक्ट करे केयरफुली, थॉरली एंड टाइमली बेसिस पे, जब रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द असाइनमेंट, जो भी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे करे वो। कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर क्या आता है? तो कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है इन्फॉर्मेशंस की जो वो एक्वायर्ड कर रहा है एज ए रिजल्ट, जिसकी वजह से जो प्रोफेशनल या तो बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन रहता है एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। ये रिक्वायर्ड करता है ऑडिटर को कि कंप्लाई करना है रिलेवेंट लॉ रेगुलेशंस, जो अवॉइड करेगा, कंडक्ट करेगा जब वो जान रहा है ये सारी चीज़ें, या तो वो जान रहा है कि डिस्क्रीट द प्रोफेशन, वो जान रहा है ये सारी चीज़ें, और शुड नो माइट डिस्क्रीट द प्रोफेशन, और इससे प्रोफेशंस का कुछ डिस्क्रीट्स हो सकता है, मतलब बदनामी हो सकती है, वैसा उसको चीज़ें नहीं करनी है। इसके बाद क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीरियंस। ऑडिटर कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड होना चाहिए एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीरियंस होना चाहिए। ऑडिटर्स को इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड करके रखना पड़ेगा। ऑडिटर्स की एबिलिटी होती है कि वो फॉर्म करता है ओपिनियन, कोई भी किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस हुए बिना उसको ओपिनियन देना है। इंडिपेंडेंस एनहेंस करता है ऑडिटर की एबिलिटी को, किससे? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, और वो मेंटेन करके रखना पड़ता है उसको एटीट्यूड, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। SQC1 स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एस्टैब्लिश करने के लिए पॉलिसी प्रोसीजर जो कंप्लाइट करता है रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। ऐसे 220 जहाँ पर एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो एथिकल एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विद रेस्पेक्ट टू द एथिकल रिक्वायरमेंट। ये इंक्लूड करता है मेंबर्स को, एंगेजमेंट टीम्स जो है वो कंप्लाइट करती है रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ऐसे 220 जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है कि जो एंगेजमेंट टीम है वो रिलाई कर रही है ऑन द फर्म सिस्टम्स विथ रेस्पेक्ट टू द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स। यानी फर्म्स किसके ऊपर रिलाई करती हैं? फर्म्स के सिस्टम के फर्म एंगेजमेंट टीम जो है वो रिलाई करती है फर्म्स की सिस्टम्स के ऊपर, जो कि ध्यान रखती है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स का। इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ज़रूरी है
ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक्स है सारे प्रोफेशंस की, ज़्यादातर अकाउंटिंग प्रोफेशंस के लिए। इंडिपेंडेंस जो होता है वो क्या है, तो जजमेंट ऑफ द प्रोफेशंस है, जो कि सब ऑर्डिनेट के लिए नहीं होता। जो जजमेंट ऑफ द पर्सन है, जजमेंट ऑफ द पर्सन है जो कि सब ऑर्डिनेट के लिए नहीं होता टू वाइज या तो डायरेक्शंस ऑफ द अनदर पर्सन। मतलब इसके अंदर जजमेंट किया जाता है पर्सन का कि कैसे वो उसके सब ऑर्डिनेट को डायरेक्ट कर रहा है, विश कर रहा है, अनदर पर्सन डायरेक्ट कर रहा है, विश कर रहा है, जो कि उसके साथ एंगेज्ड हैं। नॉट डिफाइन द इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इंडिपेंडेंस जो है वो कंडीशंस ऑफ द माइंड है एज वेल एज द पर्सनल कैरेक्टर है। इट शुड नॉट कन्फ्यूज नहीं होना है कि सुपरफिशियल्स या तो विजिबल स्टैंडर्ड्स हैं कोई इंडिपेंडेंस के लिए जो कि इम्पोज किए गए हैं लॉ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दो इंटरलिंक्ड इसके अंदर दिए गए हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर जहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड होता है, सेकंड होता है इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द अकाउंटेंट IFAC डिफाइन करता है इंडिपेंडेंस को। इंडिपेंडेंस ऑफ द माइंड वो क्या है, तो स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पर परमिट किया जाता है कि जो प्रोविजंस है ओपिनियन के वो विदाउट अफेक्ट बाय द इन्फ्लुएंस, मतलब इन्फ्लुएंस से नहीं ओपिनियन दिया गया है, अलाउ करता है इंडिविजुअल को एक्ट करने के लिए विद इंटीग्रिटी, एक्सरसाइज करना या ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस क्या होता है, तो अवॉइड करना है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस जो सिग्निफिकेंट है। इससे क्या होगा, जो सिग्निफिकेंट है थर्ड पार्टी को, जो रीजनेबली कंक्लूड करता है, मतलब अगर थर्ड पार्टी के लिए फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस जो थे वो सिग्निफिकेंट थे, लेकिन उसको क्या किया गया है, अवॉइड किया गया है, तो इससे क्या पड़ता है इम्पैक्ट, के जो ऑडिटर है इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग कि जो ऑडिटर है वो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को कंप्रोमिस्ड करके बैठा हुआ है। Independence of the auditor not only to the exist appear to so exist to all the reasonable persons। इंडिपेंडेंस जो होता है ऑडिटर का वो सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि वो अपीयर भी करता है सारे रीजनेबल पर्सन्स के अंदर। जो ऑडिटर है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, उसके प्रोफेशनल वर्क में फेयर होना चाहिए, वो अलाउड नहीं करना चाहिए प्रिजुडाइज या तो बायस्ड ओवरराइड उसके ऑब्जेक्टिविटीज़ के ऊपर, वो मेंटेन करना चाहिए इम्पार्टियल एटीट्यूड दोनों के अंदर, अपीयरेंस के अंदर भी, दोनों के अंदर बी एन अपीरियल टू फ्री ऑफ एनी इंटरेस्ट, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इनकम्पेटिबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, वो कैसा होना चाहिए, इनकम्पेटिबल होना चाहिए इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी से। मैनी डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस या तो कॉम्बिनेशंस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर डिफाइन किया जाता है सारे सिचुएशंस को कि वो क्रिएट करता है थ्रेट्स ऑफ द इंडिपेंडेंस के अंदर बाधाएँ आती है। अपोर्शन मिटिगेशंस एक्शंस, अपोर्शन मिटिगेशंस एक्शंस जो स्पेसिफाई करता है कि क्या क्या हमको एक्शंस लेने चाहिए इसके अगेंस्ट के अंदर। नेचर्स ऑफ द एश्योरेंस एंगेजमेंट डिफर्ड करता है कंसिक्वेंटली डिफरेंट थ्रेट से जो एग्जिस्ट करते हैं जब एप्लीकेशंस होती है डिफरेंट सेफगार्ड्स की। थ्रेट्स क्या होते हैं इंडिपेंडेंस के, तो कोड ऑफ एथिक्स ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स उसने प्रिपेयर किया है। इंटरनेशनल फेडरेशन, किसने प्रिपेयर किया गया ये कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, जो कि प्रिपेयर किया गया है बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द अकाउंटेंट। उसने आइडेंटिफाइड करके बताया 5 थ्रेट्स। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कब अकड़ होता है, जब ऑडिट फर्म उसके पार्टनर या तो एसोसिएट बेनिफिट लेते हैं कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट का, ऑडिट जब वो करते हैं क्लाइंट का, उससे क्लाइंट के ऑडिट से वो लोग फाइनेंशियल इंटरेस्ट लेते हैं, बेनिफिट लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर दिखाया जाता है कि डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट या तो मटीरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट लिया जा रहा है क्लाइंट से, लोन या तो गारंटी टू या तो फ्रॉम ली गई है या तो दी गई है कंसर्न क्लाइंट को या तो कंसर्न क्लाइंट से। अनड्यू डिपेंडेंसी होती है क्लाइंट की फ़ीस के ऊपर,
मतलब ऑडिटर उस क्लाइंट की फ़ीस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। हैंस उस वजह से कंसर्न किया जाता है कि कहीं क्लाइंट हमको छोड़ के ना चले जाए, एंगेजमेंट छोड़ के ना चले जाए। लूजिंग की होता है, लूजिंग ऑफ द एंगेजमेंट। क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप होता है क्लाइंट के ऑडिट क्लाइंट्स के साथ। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट्स होता है। कंटिजेंट फीस ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट होती है, मतलब कंटिजेंट फीस होती है कि फीस आएगी नहीं आएगी उसके ऊपर भी उसकी वजह से भी ये क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है। ऑडिट फर्म जो है वो ड्यूली रिलाई करनी चाहिए। जब ऑडिट फर्म ड्यूली रिलाई करती है फीस क्लाइंट से, फ्रॉम द क्लाइंट, जिसके रिजल्ट से थ्रेट जनरेट होती है सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ एन ऑडिटर, जिसके रिजल्ट से थ्रेट जनरेट होती है सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ एन ऑडिटर जो वर्क नहीं करता ऑब्जेक्टिवली फॉर द फियर ऑफ लूजिंग द क्लाइंट। मतलब ऑडिटर को डर लगता है कि क्लाइंट लूज़ हो जाएगा, क्लाइंट चले जाएगा उसको छोड़ के। फ्रॉम नॉट वर्क ऑब्जेक्टिवली फॉर फियरिंग ऑफ लूजिंग द क्लाइंट, क्लाइंट को लूज़ करने का फियर होता है ऑडिटर के पास, इसलिए वो गलत रिपोर्ट दे सकता है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स के अंदर क्या होता है, अकर्ड किया जाता है जब रिव्यू होता है कोई भी जजमेंट का या तो कंक्लूजन का जो रीच किया गया है इन द प्रीवियस ऑडिट के अंदर, या तो नॉन ऑडिट एंगेजमेंट्स के अंदर। सर्विस के ब्रैकेट के अंदर नॉन ऑडिट सर्विसेज के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, कोई भी प्रोफेशनल सर्विस जो कि प्रोवाइड की गई है एंटिटी को बाय द ऑडिटर अदर देन द ऑडिट या तो रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है मैनेजमेंट सर्विस, इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, डिज़ाइंस एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एक्सेट्रा। जब ये सारी चीज़ों के अंदर ही ऑडिटर ने सर्विस दी है तो ऑडिटर कैसे इसको ही चेक कर सकता है, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, मतलब खुद का काम खुद चेक करना, वो कैसे कर सकता है ऑडिटर अपने आप को ही कैसे गलत बोल सकता है। इसलिए ऑडिट टीम जो होती है वो प्रीवियसली अगर डायरेक्टर है या तो सीनियर एम्प्लॉय है ऑफ द क्लाइंट, ऑडिट की टीम्स जो है उसके अंदर भी कोई बंदे हैं जो डायरेक्टर है या तो सीनियर एम्प्लॉयज़ है उसी क्लाइंट का, अभी वो खुद का ही काम खुद चेक कर रहे हैं। सच थ्रेड्स कम्स इनटू प्ले जब ऑडिटर जो होता है वो रिसेंटली डायरेक्टर या तो सीनियर ऑफिसर हुआ होगा कंपनी का, जब ऑडिटर परफॉर्म करेगा सर्विस जो उसके लिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑडिट है। ये सारी चीज़ों से क्या आता है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट आता है। एडवोकेसी थ्रेट अकर्ड होता है जब ऑडिटर प्रॉमिस करके बैठा है या तो वो प्रिसीव्ड करके बैठा है टू प्रॉमिस, यानी वो प्रॉमिस कर चुका है या वो प्रॉमिस कर रहा है क्लाइंट को, क्लाइंट ओपिनियंस के ऊपर ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल में बिलीव्स ऑब्जेक्टिविटी इज़ गेटिंग कंप्राइज्ड। ऑब्जेक्ट जिससे क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटीज़ जो है वो कंप्राइज्ड की जाती है। एग्जाम्पल के अंदर बताए तो ऑडिटर अगर डील करता है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ ऑफ द ऑडिट कंपनीज़ के अंदर, या तो बिकम द क्लाइंट एडवोकेट इन लिटिगेशंस एंड थर्ड पार्टी डिस्प्यूट्स, मतलब ऑडिटर ने शेयर्स परचेज करके रखे हैं, सिक्योरिटीज़ परचेज करके रखी है जिसका वो ऑडिट कर रहा है उस कंपनी के, या तो वो क्लाइंट या तो जो क्लाइंट है उसका वो एडवोकेट बन के बैठा हुआ है लिटिगेशन से या तो थर्ड पार्टी डिस्प्यूट्स के अंदर। इस सिचुएशन के अंदर ऑडिटर्स जो है वो प्रिसीव्ड करता है, बैकिंग करता है एंड कैंपेनिंग करता है, जिसके कॉस्ट से जो कॉस्ट करता है ऑडिटी क्लाइंट्स को, जो कॉस्ट करता है ऑडिटी क्लाइंट को, एंड ये इससे क्या होता है, ये लीड होता है बेनिफिट, मतलब इससे क्या बिलीव किया जाता है, ये क्या लीड करता है, ये क्या बिलीव किया जाता है कि जो ऑडिटर है वो एक्ट नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, एक्ट नहीं कर रहा है एंड वर्क कर रहा है ऑब्जेक्टिवली। रिमेंबर दैट द ऑडिटर हैज़ नॉट ओनली, ऑडिटर सिर्फ इंडिपेंडेंट नहीं है बट वो अपीयर्ड भी करता है एक्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट, बट वो अपीयर्स भी होना चाहिए एक्ट करने के लिए इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंटली वो एक्ट तो सिर्फ एक्ट ही नहीं करना चाहिए, वो अपीयर्ड भी होना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट है। फेमिलियर थ्रेट के अंदर क्या आता है, तो सेल्फ एविडेंस है जब अकर्ड किया जाता है, जब सेल्फ एविडेंस है ये कब अकर्ड होता है, जब ऑडिटर फॉर्म करता है रिलेशनशिप क्लाइंट्स के साथ जो एंड अप होता है
टू सिंपथी, यानी बहुत सारी सिंपथी के साथ है, टू द क्लाइंट्स इंटरेस्ट, क्लाइंट की इंटरेस्ट के अंदर बहुत सारी सिंपथी है। ये कब अकड़ होता है, जब क्लोज रिलेटिव जो हैं ऑडिटर के या तो ऑडिट टीम के, वो वर्क कर रहे हैं सीनियर पोजीशंस के अंदर क्लाइंट की कंपनी के में। फॉर्मर पार्टनर्स जो होते हैं, फॉर्मर पार्टनर्स जो थे, जो कि ऑडिट टीम के जो फॉर्मर पार्टनर्स थे, ऑडिट फर्म के जो फॉर्मर पार्टनर्स थे, वो सब डायरेक्टर या तो सीनियर एम्प्लॉयज़ बन के बैठे हैं क्लाइंट के। लॉन्ग एसोसिएशंस है स्पेसिफिक ऑडिटर्स एंड स्पेसिफिक क्लाइंट काउंटर पार्ट्स के अंदर। एक्सेप्टेंस है सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स, यानी बहुत सारे गिफ्ट लेके बैठे हैं, सिग्निफिकेंट बड़े बड़े गिफ्ट लेके बैठा है ऑडिटर क्लाइंट से। या तो हॉस्पिटलिटी फ्रॉम द क्लाइंट्स कंपनी, इट्स डायरेक्टर या तो एम्प्लॉयड्स, तब भी वो अपनी रिपोर्ट क्या करेगा, कंपनी के पक्ष में ही देगा, कंपनी के अगेंस्ट में कभी वो रिपोर्ट नहीं दे सकता। प्रोविजंस इन द कंपनीज एक्ट 2013, जहाँ पर रोटेशंस किया गया ऑडिटर का, वो मेनली एड्रेस करता है फैमिलियर थ्रेड्स को, मतलब फैमिलियर थ्रेड्स को पता चली, इसी वजह से रोटेशंस कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर लाया गया। प्रोविजंस प्रिस्क्राइब करता है कि जो ऑडिटर है उसको रोटेट करना है हर सर्टेन नंबर्स ऑफ द ईयर के अंदर, ताकि जो ऑडिटर है वो फैमिलियर ना हो जाए क्लाइंट से। इंटिमिडेशन थ्रेट, ये अकड़ होता है जब ऑडिटर डिटर्ड करता है फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली विथ एडिक्वेट डिग्री ऑफ द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। बेसिकली देखा जाए तो ये होता है क्योंकि डर रहता है कि कहीं रिप्लेसमेंट ना कर दिया जाए ऑडिटर को। डिसएग्रीमेंट्स विद द एप्लीकेशंस ऑफ द अकाउंट्स प्रिंसिपल, यानी अगर डिसएग्रीमेंट होता है, मतलब कंपनी बोलती है कि हमको ऐसे ही चाहिए, लेकिन अगर ऑडिटर बोलता है नहीं ऐसे अकाउंट्स नहीं होंगे, तो उसको डर रहता है कि कहीं कंपनी उसको रिप्लेस ना कर दे, कहीं कंपनी उसको ऑडिटर को हटा ना दे। एप्लीकेशंस ऑफ द अकाउंट प्रिंसिपल्स, या तो प्रेशर किया जाता है ऑडिटर के ऊपर, या तो प्रपोर्शनेटली रिड्यूस किया जाता है उसका वर्क इन रेस्पॉन्स ऑफ रिड्यूसिंग द ऑडिट फ़ीस। ये भी डर रहता है कि उसका वर्क रिड्यूस करके उसकी ऑडिट फ़ीस को कम कर दी जाएगी। ये सारा क्या आता है, इंटिमिडेशन थ्रेट के अंदर आता है। या तो बीइंग थ्रेटन्ड, या तो उसको डराया जाता है कि हम तुम्हारे ऊपर केस ठोक देंगे, लिटिगेशंस विद द लिटिगेशन। थ्रेट्स अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट करता है, इंटिमिडेट करता है ऑडिटर को डिटर करने के लिए फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली, उसके ऑब्जेक्टिव से इसको हटाने के लिए ये सारी चीज़ें होती है। इंटिमिडेशन थ्रेट्स लगाया जाता है ऑडिटर को। सेफगार्ड टू द इंडिपेंडेंस, अभी कैसे ऑडिटर सेफगार्ड करेगा उसके इंडिपेंडेंस को। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडिपेंडेंट रहे इन अकाउंट्स इन टू द अकाउंट दैट कंटेंट्स विच दे आर प्रैक्टिसिंग, जिसके अंदर भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके अंदर वो इंडिपेंडेंट रहे। सेफगार्ड कैसे होगा, सेफगार्ड कैसे किया जाएगा, एलिमिनेट कर और थ्रेट को कैसे एलिमिनेट किया जाएगा, तो नीचे दिए गए गाइडिंग प्रिंसिपल को फॉलो करके। पब्लिक का कॉन्फिडेंस होता है क्वालिटी ऑफ द ऑडिट के अंदर, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि ऑडिटर्स जो है वो खुद भी एंड अपीयर भी करे इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंस किसके लिए, एंटिटीज़ के लिए, दैट दे आर ऑडिटिंग, जो भी एंटिटीज़ के लिए वो ऑडिट कर रहा है उसके अंदर। इन केस अगर ऑडिट की फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इन केस ऑफ द ऑडिट के केस के अंदर की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहने के लिए। बिफोर टेकिंग एनी वर्क, कोई भी वर्क लेने से पहले ऑडिटर को कंसाइंटियसली कंसिडर करना पड़ेगा कि मतलब बहुत ही सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कोई थ्रेट्स तो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है ना इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। जब थ्रेट एग्जिस्ट करती है तो ऑडिटर को डिसाइड करना पड़ता है कि वो डिसीस्ट कर दे फ्रॉम द टास्क, या तो पुट कर दे सेफगार्ड जो एलिमिनेट करेगा ये थ्रेट्स को, यानी उसको या तो टास्क को लेना ही नहीं है, या तो उसको
सेफगार्ड रखने हैं ताकि वो एलिमिनेट कर पाए इन थ्रेट्स को। ऑडिटर अगर ले अनएबल टू फुलफिल द इम्प्लीमेंट क्रेडिबिलिटी, अगर ऑडिटर फुलफिल नहीं कर पाएगा इम्प्लीमेंट क्रेडिबिलिटी, यानी इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा, उसको ऐसा अभी से ही लग रहा है, तो वो एडिक्वेट सेफगार्ड नहीं यूज़ कर पाएगा, तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए वर्क को। एग्जाम्पल के अंदर मिस्टर एस एंड मिस्टर डब्ल्यू एक पार्टनर है, एस डब्ल्यू एंड एसोसिएट के अंदर एक पार्टनरशिप फर्म है ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर एस डब्ल्यू एंड एसोसिएट अपॉइंट किए जाते हैं ऑडिटर ऑफ द कैपेबल एंड कंपोस्ट लिमिटेड। जो ब्रदर है मिस्टर डब्ल्यू, वो इन्वॉल्व है इन द मैनेजमेंट ऑफ द कैपेबल एंड कंपोस्ट लिमिटेड। मतलब जो डब्ल्यू है वो कौन है, जो ब्रदर है डब्ल्यू का, जो डब्ल्यू का ब्रदर है वो किसके अंदर है, वो मैनेजमेंट की पोस्ट पे बैठा है कैपेबल एंड कंपोस्ट लिमिटेड के अंदर। तो मिस्टर एस जो है उसको पता चल गया है कि उसको पूरी सिचुएशन पता चल गई है। ऑन बिहाफ ऑफ एस डब्ल्यू एन एसोसिएट उसने एक्सेप्ट नहीं किया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर का कैपेबल एंड कंपोस्ट लिमिटेड के अंदर, क्योंकि उसको पता चल गई थी कि जो मेरा पार्टनर है उसका ब्रदर ही वहाँ पर मैनेजमेंट में बैठा हुआ है। एज इट वुड एक्ट एज अ थ्रेट, क्योंकि इसके लिए क्यों उसने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसको पता चल गई कि यहाँ पर थ्रेट है। कौन सी थ्रेट है, फैमिलियर थ्रेट है, एंड वो अफेक्ट करेगी इंडिपेंडेंस ऑडिटर का। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है, तो एक एटीट्यूड है जो इंक्लूड करता है क्वेश्चनिंग माइंड, एक एटीट्यूड है जो इंक्लूड करता है क्वेश्चनिंग माइंड। बीइंग अलर्ट, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, अलर्ट होने चाहिए कंडीशंस जो इंडिकेट करे पॉसिबल मिस स्टेटमेंट, यानी जहाँ पर भी लग रहा है कि यहाँ पर पॉसिबल मिस स्टेटमेंट होगी वहाँ पर आपको क्वेश्चन करना है, वहाँ पर आपको अलर्ट रहना है। और ये मिस स्टेटमेंट किस वजह से होती है, एरर या तो फ्रॉड की वजह से होती है। एंड अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एन ऑडिट एविडेंस, और क्रिटिकली असेस करना है ऑडिट एविडेंस को, ऑडिट एविडेंस को भी अच्छे से देखना है, असेस करना है। इंक्लूड बीइंग अलर्ट, कैसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म्स के अंदर हम लोग अलर्ट रह सकते हैं, तो इसके एग्जांपल दिए गए हैं। ऑडिट एविडेंस जो है जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अदर ऑडिट एविडेंस से, उसको ऑब्टेन करो और उसको सही से देखो। इन्फॉर्म करना है टू ब्रिंग इनटू द क्वेश्चंस दैट द रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट कितने रिलायबल हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन करना है हमको। एंड रेस्पॉन्स करना है इंक्वायरीज टू यूज़ द ऑडिट एविडेंस, और क्या हम इसको ऑडिट एविडेंस के तौर पे ले सकते हैं, वो भी अपने आप में क्वेश्चंस करना है अपने को। कंडीशंस दैट में इंडिकेट द पॉसिबल फ्रॉड, क्या कोई पॉसिबल फ्रॉड होने की कंडीशंस दिख रही है, उसको भी देखना है। सर्कमस्टेंसेस जो सजेस्ट करता है ऑडिट प्रोसीजर्स को, एंड एडिशंस टू दोज रिक्वायर्ड बाय द एसएस, सर्कमस्टेंसेस जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर करने हैं वो सबको भी हमको देखना है, वो सबको भी हमको सजेस्ट करना है। एडिशंस के अंदर हमको देखना है कि क्या ये रिक्वायर्ड कर रहे हैं एसएस से। मेंटेन करना है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट इज़ नेसेसरी, पूरे ऑडिट के अंदर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके रखना है ताकि ऑडिट रिस्क जो है वो क्या हो पाए, कम हो पाए। ओवरलुक करना है अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस को, ओवर जनरलाइज करना है, ड्रॉ करना है कंक्लूजन जो भी ऑडिट में अंदर ऑब्जर्व किया है उसके बेसिस पे। यूज़ करना है इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस, जब आप लोग डिटरमाइन करेंगे नेचर, टाइम एंड एक्सटेंस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स के, कितना नेचर और कितना टाइम और कितना एक्सटेंड लगेगा ऑडिट प्रोसीजर्स को लगाने में और इवेल्युएट करने में रिजल्ट, उसको भी हमको सबको अज्यूम करना पड़ेगा पहले से। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ज़रूरी है क्रिटिकल असेसमेंट के लिए ताकि ऑडिट एविडेंस हम लोग इकट्ठा कर पाएँ। ये इंक्लूड करता है क्रिटिकल असेसमेंट करने के लिए ऑडिट एविडेंस। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ज़रूरी है जब हम किसके लिए ज़रूरी है, क्रिटिकल असेसमेंट करने के लिए, जो भी ऑडिट एविडेंस है उसको क्रिटिकली असेस करने के लिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ज़रूरी है। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कंसिडरेशन ऑफ द सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एन ऑडिट एविडेंस, कि कितना सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है ऑडिट एविडेंस। ऑब्टेन करना इन द लाइट्स ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, ऑडिटर को एक्सेप्ट करना पड़े, ऑडिटर एक्सेप्ट कर सकता है रिकॉर्ड्स या तो डॉक्यूमेंट जो जेन्यून है, जो उसको लग रहा है कि जेन्यून है, अनलेस जब तक जो ऑडिटर को रीजनेबली बिलीव किया जाता है कि
कि वो कॉन्ट्रारी नहीं है। अगर ऑडिटर को लगता है कि जेन्युइन है तो वो ले सकता है, अगर तब तक वो ले सकता है जब तक उसको लग रहा है कि इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं है, कॉन्ट्रारी कोई चीज़ नहीं है। ऑडिटर को रिक्वायर्ड है कि वो कंसिडर करे रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन जो भी यूज़ की गई है ऑडिट एविडेंस के अंदर। डाउट होता है रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशंस में, या तो इंडिकेशंस ऑफ द पॉसिबल फ्रॉड अगर होता है कि जो रिक्वायर्ड इंडिकेशंस ऑफ द फ्रॉड होता है, एसेस रिक्वायरमेंट द ऑडिटर इन्वेस्टिगेट फर्दर। मतलब अगर ऐसा कुछ भी होता है, उसको लग रहा है कि फ्रॉड हो सकता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एसएस को फॉलो करके इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ेंगे, ऑडिट के अंदर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा फर्दर, मतलब और एविडेंस उसको मंगाने पड़ेंगे और उसको देखना पड़ेगा एंड डिटरमाइन करना पड़ेगा मॉडिफिकेशंस या तो एडिशंस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, और उसकी जो भी ऑडिट प्रोसीजर उसने डिसाइड की गई है उसके अंदर उसको मॉडिफिकेशंस या तो एडिशंस करने पड़ेंगे जो ज़रूरी हैं रिजॉल्व करने के लिए मैटर। ऑडिटर कैन नॉट एक्सपेक्ट, ऑडिटर से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता टू डिसरिगार्ड द पास्ट एक्सपीरियंस। अगर पहले ऑडिटर ऑडिट कर रहा था और उसको पता थी कि जो मैनेजमेंट है वो ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी है उसके अंदर, तो वो ये इस साल भी वो वैसे ही समझ के उसको ऑडिट नहीं कर सकता कि मैनेजमेंट तो ऑनेस्ट ही है और मैनेजमेंट के अंदर तो इंटीग्रिटी है ही, वैसा समझ के वो इस साल भी ऑडिट नहीं कर सकता। उसको सब कुछ चेक करना पड़ेगा हर साल। डज नॉट रिलाई द ऑडिटर टू मेंटेन द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अगर मैनेजमेंट ऑनेस्ट है और मैनेजमेंट के अंदर इंटीग्रिटी है तो ये समझ के ना चले कि हमको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कम रखना पड़ेगा या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं रखना पड़ेगा। ऑडिटर को तो फिर भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रख के ही चलना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। मिस्टर एस जो है वो एक ऑडिट टीम मेंबर्स है ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट WIN एसोसिएट का। मिस्टर एच जो है उसका ओपिनियन है कि जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ज़रूरी होता है जब हम लोग प्लानिंग करते हैं तब, क्योंकि जो सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस जो है वो अनयूजुअल होती है इन द नेचर ऑफ द एक्सटेंस बिगिनिंग ऑफ द ऑडिट ओनली। मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ प्लानिंग के समय पे ही प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखने का, क्योंकि जो सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस जो आती है जब हम लोग ऑडिट करते हैं वो सिर्फ उसके अंदर ही जो बिगिनिंग के अंदर आती है उसी के अंदर सिर्फ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सप्लेन करके बताइए कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो है वो सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे ही रिक्वायर होता है जब हम लोग ऑडिट करते हैं तब, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म सिर्फ प्लानिंग स्टेज पर ही रिक्वायर्ड होता है। रेदर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो है वो पूरे एंटायर प्रोसेस के अंदर हमको रखना पड़ता है। ऑडिट जो है वो जब तक हम लोग ऑडिट करते हैं तब तक हमको रखना पड़ता है, क्योंकि जो सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस है वो यूजुअल नहीं होती नेचुरल एक्सटेंट में, नेचर एग्जिस्ट में ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ एन ऑडिट। मतलब पूरे ऑडिट प्रोसीजर जितना हम लोग लगा रहे हैं उस पूरे ऑडिट प्रोसीजर के अंदर हमको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लानिंग के स्टेज पे ही हमको सिर्फ प्लानिंग के स्टेज में ही हमको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना पड़ेगा। हमको तो जब तक हम लोग ऑडिट कर रहे हैं तो पूरे एंटायर प्रोसेस के अंदर हमको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना पड़ेगा।